तो क्या है ये पूरा मामला? बहुत समय से मैं देख रहा हूं सरकार समझाने की कोशिश कर रही है, और आज हम भी एक कोशिश करते हैं, आपसे समझने की कोशिश करते हैं। ये कहां से पूरी कहानी शुरू हुई कि 5G से नुकसान होगा? और मैं ये मानकर चलता हूं कि आप लोगों ने भी अपनी एक पूरी पक्की तैयारी की होगी कि 5G लोगों को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा, इस बारे में पूरी पड़ताल की होगी। आप बिल्कुल बताइए। बिल्कुल। सर पहले तो ये पहली बार केस नहीं हुआ है। 2012 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी केस हुआ था। हम्म। उन्होंने एक हम्म। कमेटी बनाई थी आईआईटीज, एम्स और आईसीएमआर को मिला के। तो आईसीएमआर ने, इन लोगों ने, कमेटी ने 2014 में ये रिपोर्ट दी हम्म। कि जो अभी मानक हैं हमारे, वो किसी भी प्रकार से हेल्थ के लिए हानिकारक नहीं है, ह्यूमन हेल्थ हम्म। के लिए हानिकारक नहीं है। हम्म। हम्म। तो एक डिसीजन तो हो चुका है जुडिशरी का, जी। जी। इलाहाबाद हाई कोर्ट का। जी। उसके बाद एक केस और भी है जो जिन्होंने अभी ये दिल्ली हाई कोर्ट में किया है, उनका हम्म। ही हम्म। केस है सुप्रीम कोर्ट हम्म। में। हम्म। हम्म। क्योंकि अगर एक हाई कोर्ट ने दे दिया तो अब सुप्रीम कोर्ट ही जाना पड़ेगा। तो जी। सुप्रीम कोर्ट में वो चल रहा है 2018 से। हम्म। 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 अब पहले बात हो रही थी ह्यूमंस के ऊपर इम्पैक्ट की, तो अब ह्यूमंस के ऊपर इम्पैक्ट जो है, इतना कंक्लूसिव एविडेंस किसी भी स्टडी में मिला नहीं। जितना अच्छा। भी स्टडी ठीक है। हुआ वर्ल्ड में, इंडिया में। जी। और जी। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट ये है, जो आप लॉन्ग टर्म इफेक्ट की बात करते हैं रेडिएशन के बारे में, जी। जी। तो यूएसए में मोबाइल टेलीफोनी 1983 में स्टार्ट हो गया था। हाँ, हाँ, हाँ। और इंडिया में मिड 90s में, लेट्स से 1995 में। हम्म। 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 तो अगर देखा जाए तो 37 ईयर्स हो गए यूएसए में और 25 ईयर्स हो गए इंडिया में लगभग। हम्म। 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 तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट के लिए इतना टाइम बहुत रीजनेबल होता है पढ़ने के लिए कि क्या 1G, 2G, 3G, 4G से हम्म। हेल्थ हम्म। इम्पैक्ट हुआ कि नहीं हुआ। एक सवाल ये भी आता है कि हमारे जो जीव हैं, वन्य जीव हैं, वनस्पतियां और जीव, उनके लिए क्या कोई रिसर्च हुई है? बिल्कुल बिल्कुल, बता रहा हूँ सर। जी। एक्चुअली पहले बर्ड्स में ना स्पैरोज के ऊपर ये बात शुरू हुई थी, क्योंकि जी। ह्यूमंस के ऊपर तो इतना कंक्लूसिव एविडेंस नहीं मिला, लेकिन स्पैरोज हमारे कम हो रहे थे, तो दैट वाज अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर एवरीबडी। हम्म। हम्म। एंड आई हम्म। ऑल्सो शेयर द सेम कंसर्न। हम्म। बट हम्म। फिर भी उसके बाद भी जब रिसर्चेज हुई और ऑर्निथोलॉजिस्ट को, एक्सपर्ट्स को बुलाया गया कि आप प्रूव करिए कि क्या ये एक्चुअली में हानिकारक है, तो कंक्लूसिव एविडेंस तो वो भी प्रोड्यूस नहीं कर पाए। और उसके बाद भी गवर्नमेंट ने ये डिस्कशन क्लोज नहीं किया। जी। 2013 में ही एक कमेटी बनाई गई। वो हाँ। कमेटी में आईआईटीज भी हैं, एम्स भी हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट भी है, एसईआर भी, डिपार्टमेंट ऑन हम्म। साइंस एंड टेक। एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव कमेटी बनी है 2013 में, जो जी। अभी भी है। उस हम्म। कमेटी का काम ही यही है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का इंसान ही नहीं, जीव जंतु, फ्लोरा फोना, एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट होता है, वो पूरी होलिस्टिक पढ़ रही है। जी। जहां तक उनको समझ में आया है, जितना स्टडी उनको मिला है, उसके हिसाब से तो वो कंक्लूसिव नहीं कर पा रहे हैं। बट हम्म। क्योंकि लोगों का कंसर्न है, और जी। वो चाहते हैं कि किसी तरीके से ये डिस्कशन चलता रहे, बिकॉज साइंस इज एवर इवॉल्विंग। आज से 50 साल हाँ। पहले जो खोज थी, कुछ नई खोज भी हो जाती है। तो जी। जी। गवर्नमेंट हैज नॉट स्टॉप डिस्कशन। वो अभी भी चल रहा है कि हाँ, हम ये रिसर्च करते रहेंगे। अगर कोई कमेटी इस तरीके के प्रपोजल पे आती है कि हाँ प्रॉब्लम है, तो दे विल डेफिनेटली लुक इनटू इट। और स्पैरोज की मैं बात कर रहा था, जी। तो स्पैरोज में पहली बात तो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन एक बहुत बड़ा रीजन है। पहले हाँ। स्पैरोज को घर में एक कुछ खांचे या जगह मिलती थी रहने के लिए, जो अब बिल्डिंग्स में नहीं होती। हम्म। और हम्म। हम्म। दूसरा, पानी की अवेलेबिलिटी भी उनके लिए प्रॉब्लम है। हम्म। 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 और तीसरा, जब मैं छोटा था तो आई यूज टू सी माई मदर कि वो गेहूं साफ करती थी, कुछ दाने गिर जाते थे, तो वो चिड़िया हम्म। खाती थी आके। जी। 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 तो अब वो चीजें, जो फूड उनको मिल जाता था किसी तरीके से हम्म। बहाने से, वो भी नहीं मिल रहा है। हाँ, हाँ, हाँ। और अगर आप अर्बन एरिया में कुछ पॉकेट्स में जाएं और रूरल एरियाज में जाएं, तो अभी भी आपको चिड़िया दिखती हैं। अगर आप उनको पानी, खाना और जगह दे दें उनका घोंसला बनाने के लिए, तो वो अभी भी आने को तैयार हैं। और जी, अभी वो बिल्कुल आप, एंडेंजर्ड हाँ, कैटेगरी में बिल्कुल आप नहीं है। सही कह रहे हैं आशीष। अगर मैं मुंबई की बात करूं जहां मैं रहता हूं, और मुंबई में रहने वाले सभी लोग इस बात से एग्री करेंगे कि हमारे शहर में कबूतर बहुत हैं। बल्कि हैं। लोग अपने घरों के आगे आज भी जाल लगाते हैं। मैंने भी अपने घर में लगाया हुआ है, क्योंकि कबूतर इतने आते हैं। ऐसा कबूतर आते हैं, उनसे बस ये होता है कि आपके घर में गंदगी होती है, इसलिए आप जाल लगाते हैं, इसलिए वो बिल्डिंग्स बिल्कुल के बिल्कुल। अलग अलग कोनों पे बैठे दिखाई देते हैं। तो ये तो है।
हर जगह का अलग अपना एक पैटर्न है और शायद कई शहरों में कबूतर नहीं दिखाई देते। बहुत से ऐसे शहर हैं, मेरा होम टाउन है, वहां कबूतर इतने नहीं दिखाई देते जितना मुंबई में दिखाई देते हैं। तो ये तो है कि हमारे और भी कई सारे कारण हैं जो जीव जंतु प्रभावित हुए हैं, सिर्फ एक 5G और 4G स्पेक्ट्रम की अगर हम बात ना करें। एक और बात जो आती है कि क्या अब डेटा कंजम्पशन बढ़ेगा, क्योंकि जाहिर है स्पीड बढ़ेगी तो आपके जो टावर्स लगेंगे वहां से हीट भी ज्यादा जनरेट होगी, फिर उनको एक एक स्टडी ये भी आई थी कि जब हीट ज्यादा जनरेट होगी तो वातावरण से ह्यूमिडिटी भी कम होगी, तो उस तरह से भी प्रभाव पड़ेगा। तो सर थोड़ा सा इसके लिए हमको टेक्निकल, मैं सरसरी तरीके से टेक्निकल समझाना चाहूंगा जिससे कि लोग भी समझ पाएं। हम सब ने फिजिक्स में तो ये पढ़ा है, बट हम कहीं ना कहीं भूल गए अब 10th क्लास की बातें। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है जिससे लोग ईएमएफ रेडिएशन बोलते हैं और डर लगता हाँ है हाँ ईएमएफ रेडिएशन, हाँ तो ईएमएफ हाँ हाँ रेडिएशन नेचुरली हमारे एनवायरनमेंट में होती है। हाँ 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 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स भी होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड्स हाँ भी होती हैं, और जी उनसे एक फोर्स जनरेट होता है, उन्हीं जी से एक रेडिएशन जनरेट होता है और उनकी फ्रीक्वेंसी जी होती है। ये एक नेचुरल जी फिनोमेना है। जी। अगर आप लाइट की बात करें जो हमको सूरज से आती है, दैट इज ऑल्सो अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ओनली, और उसकी फ्रीक्वेंसी हमारे मोबाइल की फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है। जी जी। तो अगर लोगों को लगता है कि वो हाई फ्रीक्वेंसी पे है तो हमारी बॉडी को नुकसान है, तो ऐसा नहीं है। मेन मैटर करता है कि कितनी पावर आपके तक पहुंच रही है टावर से। जी तो अगर हम पावर की बात करें तो दो तरह के रेडिएशन होते हैं, एक होता है आयोनाइजिंग रेडिएशन, एक होता है नॉन आयोनाइजिंग। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन वो होते हैं जो आपकी बॉडी पे लगते हैं और आपके मॉलिक्यूल्स को, एटम्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, हाँ जैसे कि माइक्रोवेव कम मात्रा में, या फिर हम्म रेडियो वेव्स, या फिर लाइट वेव्स। हाँ लाइट भी हाँ हाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। ये जो रेडियो वेव्स हमारे हम्म मोबाइल में हैं ये भी हम्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हैं। तो सिर्फ हम्म। मोबाइल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं है, ये पूरा ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। लाइट भी है, एक्सरे भी हम्म है, गामा हम्म रेज भी है, सब कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में ही आता है। लेकिन हम्म अगर आप रेडियो वेव्स की बात करें जो मोबाइल में यूज होती हैं, इनसे किसी प्रकार का बॉडी को हार्म नहीं होता, क्योंकि ये नॉन आयोनाइजिंग है। अगर आप एक्सरे की बात करें, अल्ट्रावायलेट की बात करें, गामा रेज की बात करें, तो ये आयोनाइजिंग है। ये हमारी जी। बॉडी पे पड़ती हैं तो हमारे एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकाल देती है। इसीलिए इसीलिए कहा बोलते जाता है हैं कि हाँ, प्रेग्नेंट लेडीज को मना करते हैं जाने के लिए एक्सरे रूम में। सर सीटी स्कैन, अभी अभी न्यूज आई थी कि सीटी स्कैन बार बार मत कराइए, क्योंकि जी एक्स बिल्कुल रेज हाँ। आपके लिए हानिकारक हैं। हाँ आप ना। बोलते हो अल्ट्रा वायलेट है तो आप ओजोन लेयर को बचाइए, क्योंकि अल्ट्रा वायलेट आएगी तो वो नुकसान करेगी। हम्म। तो यू कैन इमेजिन देयर आर टू टाइप्स, एक हानिकारक है, एक नॉन हानिकारक है। तो ये जो हमारी रेडियो वेव्स हैं, दीज आर टोटली नॉन आयोनाइजिंग, ये हार्मफुल नहीं है एज सच। एक मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि टेलीकॉम इंडस्ट्री में आप हैं इतने समय से, वहां क्या चर्चा चला करती है, क्योंकि बहुत कुछ समाचार आते हैं और आजकल क्योंकि सोशल मीडिया का टाइम है तो लोगों ने जी 5G को कोरोना से जोड़ दिया, इधर उधर से जोड़ दिया, बहुत सी भ्रांतियां फैलाई। आप लोग इन सब चीजों को किस तरह से लेते हैं और आपकी तरफ से क्या कोशिशें हो रही हैं जी जी। कि आम लोगों के बीच से ये डर जो बेवजह का है उसको खत्म किया जाए? सर पहले तो जब भी लोगों को ये न्यूज़ आती है तो पब्लिक से भी एक अपील है कि WHO, ITU, जो इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं वो क्या कहती हैं वो भी एक बार देखें हम। जी क्योंकि जनरली एज अ डेवलपिंग कंट्री, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, हम हमेशा वेस्ट को देखते हैं। अगर आप नहीं भी देखें तो इट्स फाइन, बट अगर आप देखते भी हैं तो आप WHO को देखिए, आप हम्म यूएस में जो फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन है उसको देखिए, आप हम्म। आईटीयू को देखिए, इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन, यूएन की जो बॉडीज है वो देखिए, वो क्या बोलती हैं। जी जी उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म्स में क्लियर बोला है कि 5G का कोरोना वायरस के साथ कोई इम्पैक्ट नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, कोई कोरिलेशन नहीं है। कोरोना वायरस एक अलग फिनोमिना है, ये एक अलग टेक्नोलॉजी है, इनका कुछ नहीं है। जी और इंडिया में डीओटी ने भी प्रेस रिलीज दिया है जी। सेम डे जब ये आया था। हम्म हम्म। और हम अब ये लोग जो अपने, जी जी जी, नहीं आप जी पूरी बताइए। पूरी कीजिए बात प्लीज। और हम लोगों ने क्या किया, जैसे मैं हैदराबाद में हूँ तो एपी और तेलंगाना में करीबन 10 या 12 करोड़ मोबाइल सब्सक्राइबर्स हैं। तो हमने हम्म। अपनी तरफ से ये कोशिश करी कि एक एसएमएस, बल्क एसएमएस सारे सारे सब्सक्राइबर्स को हमने दिया। तो हमारी कोशिश है कि कम से कम 10, 15, 20% लोग भी वो एसएमएस देखेंगे तो एक उनको एक जागरूकता बढ़ेगी। तो ये एक देखिए, रिपीटिशन रहता है कि ये कहा जाता है कि जब डेटा स्पीड बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं उसका असर
रेडिएशन का जो असर है उसका असर वातावरण पे पड़ेगा और वो इनडायरेक्टली इन द लॉन्ग रन हमारे तक असर कर सकती है। आपने अमेरिका का उदाहरण दिया, आपने हिंदुस्तान का भी उदाहरण दिया। हमारे यहाँ 25 साल से मोबाइल टेलीफोनी है, वहां 37-38 सालों से है। लेकिन क्या आपको लगता है कि 5G, अभी जैसे जापान की बात करें तो जापान में 7G है, पर 5G को लेकर अभी इतिहास उतना पुराना नहीं है कि हम एक कोई बहुत लंबी स्टडी रख सकें। बिल्कुल सर, तो एक्चुअली क्या अगर क्या आप ये एक वजह है? अगर आप स्टडी की बात करें तो जिन फ्रीक्वेंसीज पे मोबाइल टेलीफोनी काम करती है, भले वो 1G हो, 2G हो या 5G हो, तो वो एक बड़ा स्पेक्ट्रम है। वो 0 से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम है। आप उसमें 24 गीगाहर्ट्ज पे भी काम कर सकते हैं, 6 गीगाहर्ट्ज पे भी काम कर सकते हैं। तो अगर आप WHO की स्टडी के हिसाब से जाएं या इंटरनेशनल बॉडीज ने जो ऑलरेडी स्टडी किया है, वो इस पूरे स्पेक्ट्रम पे किया है। ऑलरेडी 0 से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज के स्पेक्ट्रम पे डिफाइंड स्टडीज हो चुकी हैं पिछले 40 सालों में, 30 सालों में। और जब 5G लॉन्च हुआ या पहली टेस्टिंग हुई या पहली बार कंसेप्ट आया, मान लीजिए 2008 के आसपास इसको शुरू किया गया, तब भी सबको पता था कि ये हेल्थ इश्यू वाली बात आएगी। तो इन सारे चीजों को ध्यान में रखते हुए इन चीजों को ध्यान में रखा गया है और ये कोशिश करी गई है कि इसके अंदर जो हमारी फ्रीक्वेंसीज हैं, क्या वो ऑलरेडी टेस्टेड फ्रीक्वेंसीज में है कि नहीं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये टेस्टेड फ्रीक्वेंसीज हैं, इनके ऊपर हेल्थ इम्पैक्ट साबित नहीं हो पाया है लगातार टेस्टिंग के बाद भी, और करीबन 35 साल के टेस्टिंग के बाद भी नहीं हुआ है। उसके बाद भी WHO कह रहा है कि हम 2022 में एक नई रिपोर्ट देंगे। अगर आप लोगों को लगता है तो हम एक नई रिपोर्ट बना रहे हैं, उसमें हम पूरे वर्ल्ड के एक्सपर्ट्स को इंक्लूड कर रहे हैं, और 2022 में कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट, जो सर कॉम्प्रिहेंसिव होने की कोई डेप्थ नहीं है, तो वो और कॉम्प्रिहेंसिव करके लोगों को एक भरोसा देना चाहते हैं। इवन इंडिया में जो 2013 की कमेटी है, वो नई टेक्नोलॉजीज जैसे 5G आ गया तो उस पर डेलिब्रेशन करेगी। डेलिब्रेशन हैज नेवर एंडेड, बट जो अभी तथ्य दिए गए हैं स्पैरोस पे या प्लांट्स पे या ह्यूमंस पे, वो इतने पुख्ता नहीं है कि आप एक टेक्नोलॉजी को बोलें कि रुक जाइए। वो भी एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट नहीं है उतना। बहुत अच्छा आपका प्रयास है आशीष कि आप सामने आकर खुद आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं टेलीकॉम इंडस्ट्री को, और आप खुद आकर लोगों से बात कर रहे हैं। आपको क्या लगता है और किस तरह की कोशिशें होनी चाहिए? एक तो वो प्रयास है जो आप अभी कर रहे हैं, एक प्रयास आप अभी इस समय भी कर रहे हैं, अगर प्रेजेंट उसकी बात करें, और आपको लगता है कि किस तरह से कोशिशें होनी चाहिए जो नहीं हो रही हैं, जिसकी वजह से आप देखिए ना, दिल्ली हाई कोर्ट में जूही चावला पहुंच गई हैं। कोशिशों का तो सर ये है कि आप, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और ये आज से नहीं चल रहा है। 1995 से ही आप देखें तो प्रोसेस चल रहा है। तो जब भी नई टेक्नोलॉजी आती है तो आप देखें कि रेडिएशन का असर क्या हो रहा है। तो लोग ये सोचते हैं कि कैंसर हो रहा है, या फिर हमें नींद का प्रॉब्लम हो रहा है, या हमारा बीपी बढ़ गया है। तो आई थिंक कि हमारी प्रॉब्लम ज़्यादातर लाइफस्टाइल है, क्योंकि हम शायद बैलेंस नहीं कर पाते चीज़ों को। लेकिन अगर आप आराम से मोबाइल को एक कोने में रख के घर में बैठ सकते हैं तो आई थिंक वो भी पीस देता है। ऐसा नहीं है कि आपको प्रॉब्लम्स आती है। मैं इसी पॉइंट पर आ रहा था, और मैंने अपने प्लेटफॉर्म पर ये बात पहले भी कई बार कही है, एक बार फिर से कह रहा हूं क्योंकि मुद्दा है इस तरह का। हम सबको अपनी लाइफ में वैसे भी ई ब्रेक लेने की जरूरत है, और ये ई ब्रेक आपका कंप्यूटर हो, आपका मोबाइल फोन हो, आप इंटरनेट की दुनिया से हो, टीवी की दुनिया से हो, क्योंकि कहीं ना कहीं हम बहुत ज्यादा आदी होते जा रहे हैं। और ये बात 5G 4G और हाल फिलहाल की नहीं है। अगर हम पिछले अपना व्हाट्सएप, मेरे ख्याल से आए हुए लगभग 10 साल हो गया हिंदुस्तान में, हम 10 साल से व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, और उसके और 5 साल पीछे चले जाएं, 15 सालों में हमारा लाइफस्टाइल बहुत बदल चुका है। 15 सालों में हम बिना फोन के, ऐसा लगता है कि शायद बिना दिल और किडनी और फेफड़े के तो शायद इंसान रह जाएगा, पर शायद बिना फोन के नहीं रह पाएगा। तो ये तो किसी ने आपको नहीं दिया है, ये तो आपने खुद तय किया है कि आपको ये करना है। तो जितनी ज्यादा आप अपनी लाइफ को डिपेंड करेंगे इन सारी चीजों पर, कि आपको सुबह उठते ही मोबाइल देखना है, रात को सोने से पहले देखना है, तो ये तो कोई टेलीकॉम ऑपरेटर आपसे आकर नहीं कह रहा, और ये कोई टेलीकॉम मिनिस्ट्री से आकर आपको नहीं बताएगा कि आपको कब फोन यूज करना है, कब नहीं करना है। आप दिन में 2 घंटे यूज करिए, 3 घंटा यूज कीजिए, या ऐसे ब्रेक्स लेना शुरू करिए। वो वैसे भी हमारे लिए बहुत जरूरी, क्योंकि किसी भी मशीन पे डिपेंडेंसी अच्छी नहीं है, फिर चाहे वो मोबाइल फोन हो या कोई और हो। लोग कहते हैं वैसे भी गाड़ी में भी ज्यादा मत चलिए, साइकिल चलाइए, पैदल चलिए। तो वो तो है, हमें वो सारे चीजें तो खुद करनी होंगी। लेकिन हाँ, एक
बिना जाने सिर्फ सीधे ये कह देना कि 5G की वजह से हो रहा है। और आयरनी ये है कि 5G की वजह से हो रहा है ये कह भी रहे हैं तो 4G का फोन इस्तेमाल करते हुए। तो आप उसी YouTube और उसी Facebook पर ये बात कह रहे हैं जिसको आप खुद 4G से चला रहे हैं। तो अगर आप वाकई ये मानते हैं तो आप उसका इस्तेमाल कम करिए मोबाइल फोन का। मैं तो सीधे तौर पर ये कहता हूं, हालांकि हमारे जैसे लोगों के प्रोफेशन में अगर मैं लोगों से कहूं कि आप मोबाइल फोन मत यूज करिए, लोग हमको देखते ही मोबाइल फोन पर है, लेकिन मैं तब भी कह रहा हूं कि आप अपने सेहत को ऊपर रखिए और उसमें कट ऑफ करिए टाइम। आप क्या कहते हैं आशीष जी? सर मेरे को तो ये लगता है कि मैं खुद 5-6 घंटे मोबाइल देखता हूँ काम के लिए या फिर ऑफिस के लिए, कुछ ना कुछ होता है अपने एंटरटेनमेंट के लिए, और मैंने पिछले 1 या 1.5 महीने से इसको टाइम को रिड्यूस किया है जी जी जी। रैशनली कि कितनी ज़रूरत है। और आई फील कि काफ़ी रिलैक्सेशन मिलता है एंड एवरीवन कैन एक्सपीरियंस दिस। जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, जो नींद नहीं आना, आप रात में 2 बजे तक अगर आप मोबाइल की स्क्रीन देखेंगे तो सुबह को नींद बेटर वे से नहीं खुलेगी। तो एग्जैक्टली आपको अपनी लाइफ फिटनेस तो रखनी पड़ेगी और आपको अपना जो टाइम है वो सही से यूटिलाइज करना पड़ेगा फॉर योर ओन इवोल्यूशन। ये बात बहुत सही कही आपने आशीष जी कि हमें कहीं ना कहीं खुद पर कंट्रोल करने की जरूरत है और हम अपने ऊपर आने वाली हर मुसीबत को किसी दूसरे के सर पे रखकर फ्री नहीं हो सकते हैं कि ये 4G है। आप मोबाइल फोन ही मत यूज कीजिए। आप मोबाइल फोन को बिल्कुल बेसिक मिनिमम यूजेज पर रखिए, दिन में 1 घंटा आप रखिए उसको। तो ये बात बहुत सही है और मुझे लगता है कि आधिकारिक तौर पे भी इन सारे सवालों के जवाब देने जरूरी हैं, क्योंकि क्या होता है, मैं आपको एक बात बताता हूं। आज की जो खबर है कि जूही चावला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गई हैं, हमारा जो देश की जनता है वो जो पॉपुलर चेहरे होते हैं उनके द्वारा कही गई बातों पर कुछ ज्यादा ही यकीन करती है, बिना ये चेक किए कि उनका अपना कितना होमवर्क है उसमें। तो ये एक मुझे लगता है कि मुहिम आपको अपनी तरफ से रखनी चाहिए ताकि लोगों के बीच ये संदेश अच्छे से जाए जो आप बताना चाहते हैं। उसके अलावा सर मैं एक बॉडी का नाम लेना चाहूंगा जो इंटरनेशनल बॉडी है, ICNIRP। ये बहुत जी इंपॉर्टेंट है लोगों को लिए जानना कि एक ये बॉडी है जो सिर्फ यही देखती है कि नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन से हेल्थ इफेक्ट होता है क्या, साइंटिफिकली ये देखती है। और यूरोपियन यूनियन हो और देश 144 कंट्रीज को ये एडवाइस करती है। इस जी बॉडी का जी। नाम है इंटरनेशनल कमीशन ऑन नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन प्रोटेक्शन, ओके ICNIRP। ओके ओके। इसने रेडिएशन का एक स्टैंडर्ड दिया है। वो हम्म। स्टैंडर्ड मान लीजिए कि 10 है, इंडिया हम्म। में हमने अप्रूव किया है 1। हम्म। तो जो इंटरनेशनल नॉर्म है जो ऑलरेडी थ्रेशोल्ड से नीचे होगा, मान लीजिए कि वो 10 था या जितना भी था 100 था, हमने उसका 1/10 इंडिया में अडॉप्ट किया है। और जो ओके। मैंने फील्ड में देखा है, हम लोग DOT जो हैं, हम लोग हर साल 10% मोबाइल टावर का रेडिएशन ऑडिट करते हैं, रेंडमली जाते हैं और ऑडिट करते हैं। हमारे पास ऐसे मशीन्स रहते हैं जिससे हम रेडिएशन का जो वॉट पर मीटर स्क्वायर है वो हम नाप सकते हैं। ऐसे मीटर्स आते हैं कि कितना रेडिएशन है, हार्मफुल है कि सेफ जोन में है। और बहुत ज्यादा पेनल्टी है ऑपरेटर के ऊपर, हम्म। मानिए 20-20 लाख रुपए से भी ज्यादा की पेनल्टी हम डालते हैं अगर ओके। रेडिएशन बाहर है तो। 5 लाख से पेनल्टी स्टार्ट होती है और फिर अगर जितना वायोलेशन है उतनी पेनल्टी ये 5, 10, 20, 50 बढ़ती जाती है। जी जी। मेरे सामने ही एक केस 50 लाख का भी है जी। तो लोगों को ये भरोसा दिलाना बहुत जरूरी है और आपने बहुत अच्छा काम किया आशीष जी कि आप मेरे मंच पर आए और इतनी सारी बातें आपने बताई। मुझे नहीं लगता कि हमारे दर्शकों में से ज्यादातर लोगों को ये पता था कि हमारी सरकार ऐसे अगर रेडिएशन बढ़ता है तो इतनी भारी पेनल्टी भी लगाती है और इसके ऑडिट्स होते हैं इस लेवल पर। और ये सारी बातें जनता के बीच में जाना बहुत जरूरी है, बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब एक संवाद नहीं होता है तो फिर कंफ्यूजन शुरू होते हैं, पता नहीं ये हो रहा है नहीं हो रहा है, किस लेवल पर हो रहा है। तो ये परस्पर संवाद बहुत जरूरी है और मुझे लगता है कि रेगुलर इंटरवल पर हमें इस तरह के टॉपिक्स पर बात करते रहना चाहिए ताकि लोगों के बीच कोई कंफ्यूजन ना रहे। मैं बस आपसे ये जानना चाहूंगा कि और कुछ आप अपनी तरफ से कहना चाहेंगे इस पूरे मुद्दे पर, क्योंकि आने वाले दिनों में ये मुद्दा जो है खबरों में छाया रहने वाला है। जी जी जी। तो मेरी लोगों से यही अपील है कि आप जब न्यूज़ देखते हैं तो WHO हो गया, ITU हो गया, इंटरनेशनल बॉडीज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या बोल रही है एक बार वो भी पढ़िए। सिर्फ मैं जो बोल रहा हूँ वो मैं भी वही बता रहा हूँ जो पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी अवेलेबल है, बट इस प्लेटफॉर्म पे आप लोगों तक पहुंचने की मेरी एक कयास थी तो वो इसलिए मैं आया। उसके अलावा अगर आपको लगता है कि और भी हम प्रोटेक्शन लेना चाहते हैं, हम और चाहते हैं हम प्रोटेक्टेड रहें, तो कुछ
गाइडलाइंस डीओटी ने भी दी है मोबाइल के यूजेज के लिए, तो मैं वो शेयर करना चाहूँगा सर। जी बताइए। तो एक गाइडलाइन है कि जब आप मोबाइल इस्तेमाल करते हैं तो आप डायरेक्टली कान पे मत लगाइए, आप थोड़ा दूर रख के उसको ईयरफोन पे यूज़ करिए। जी जी तो आपके कान में जो टिश्यू बर्निंग या हीटिंग का जो इफ़ेक्ट रहता है, बहुत देर बात करने के बाद कान गरम हो जाता है, जी वो इम्पैक्ट नहीं होगा। जी। दूसरा, और ये आप ब्लूटूथ भी हो सकता है या वायर्ड हो? बिल्कुल, नहीं, नहीं, जी। कैसा भी हो, बस मोबाइल थोड़ा दूर रख दीजिए अगर आपको मोबाइल लगता है, दोनों। क्योंकि मोबाइल भी जी जब टावर के साथ कम्युनिकेट करता है तो थोड़ा-सा पावर वो भी निकालता है। वो भी रेंज में रहता है बट वो भी निकालता है, तो अगर आप और सेफ होना चाहते हैं तो मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ लोगों के लिए। उसके जी अलावा अगर आपकी बात कम देर में होती है तो बहुत अच्छी बात है। जी जी और जी उसके अलावा अगर लैंडलाइन किसी के पास है जी तो क्या कहना, लैंडलाइन है तो उसको इस्तेमाल करिए। और जब कॉल हम कनेक्ट करते हैं तो जब तक कॉल लगता है तो टावर के साथ जो पावर का एक्सचेंज है वो थोड़ा ज़्यादा रहता है। जी तो जब जी तक कॉल ना लगे तब तक उसको कान पे मत लगाइए, एक बार कॉल लग जाए फिर लगाइए। जी जी तो ये कुछ तरीके हैं, जी इनसे आप और सेफ हो सकते हैं। रेडिएशन तो कंट्रोल में है, टावर का भी और हैंडसेट का भी। इवन हैंडसेट का भी हम लोग रेडिएशन का नॉर्म्स निकालते हैं और उसके ऊपर का जी जो हैंडसेट है वो इंडिया में बिक नहीं सकता। जी जी जी। तो आशीष जी बहुत बहुत शुक्रिया इन सारी जानकारी के लिए, और मैं चाहूंगा कि आगे भी अगर इस पूरे मामले को लेकर कुछ भी ऐसा होता है जहां पर हमें गाइडेंस की जरूरत लगेगी तो मैं आपको जरूर तकलीफ दूंगा और आप थोड़ा जी, वक्त जी, जरूर निकालिएगा। वैसे तो आप लोग इस महामारी के समय में भी अपने दफ्तर में, हम देख ही रहे हैं, आप अपने ऑफिस में बैठे हैं इस समय। इसका जी, मतलब जी, ये है सर। कि काम चल रहा है और आप काफी रिस्क लेकर काम कर भी रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमको ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू।